हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले के 2 पार्ट्स मैं आपके लिए पहले आपको अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप सो कि आपने वो देखे होंगे, जिसमें हमने डिस्कस किए थे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए कौन कौन से सेक्टर्स में क्या है चीज़ों को डिवाइड किया गया, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी, ठीक है, और किस तरीके से ये तीनों ही सेक्टर के अपने अपने प्लेस पे इंपॉर्टेंट हैं और हिस्टोरिकल क्या चेंजेस इन सेक्टर्स में देखने को मिले हैं। और अगर आपने इससे रिलेटेड ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उनको भी ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये चैप्टर सीरीज वाइज अच्छे से क्लियर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं अपने आज के टॉपिक की शुरुआत, जो कि है अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी लास्ट क्लास में जो टॉपिक करवाया था उसमें हमने एक बात डिस्कस की थी कि पिछले 40 ईयर्स में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिल रहा है कि जीडीपी में तो रोल बढ़ रहा है किसका? टर्जरी सेक्टर का 40 ईयर्स में अगर हम देखें तो लास्ट 40 ईयर्स में। बट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आज भी बहुत ज़्यादा लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पर्सन्स हैं वो किस में, कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड है? प्राइमरी सेक्टर, दैट मीन्स एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो ऐसा क्यों है? ठीक है ना, वो कह रहे हैं प्रोडक्शन उस सेक्टर से हो रहा है सेकेंडरी और टर्जरी से, बट एम्प्लॉयमेंट कम है। ऐसा क्यों है? दैट मीन्स कि वो उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं ना, या फिर और कौन से ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें हम देखें तो जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं। तो इसका एक और सबसे बड़ा कारण है, वो क्या है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में। अंडर एम्प्लॉयमेंट अब क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन है या जिसमें कि अगर आप देखें तो जो वर्कर्स है ना अधिकतर एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो अंडर एम्प्लॉयड है। दैट मीन्स कि एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी आपकी बुक में दी गई है लक्ष्मी की, जिसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जिसपे कि हार्डली अगर हम देखें तो अगर वो परिवार के 5 लोग भी काम करेंगे ना तो काम आराम से हो सकता है। बट उसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, अराउंड 10 पर्सन्स, वो सभी क्या कर रहे हैं? उसी छोटे से जमीन के टुकड़े पे काम कर रहे हैं, जिसमें से कि क्या लगता है, एक तरीके से दिखने में तो ये लगता है कि सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग इंगेज्ड हैं, तो सभी लोग एक तरीके से वर्किंग है। बट इन रियल मैनर अगर हम देखें तो जो बाकी के जो एक्स्ट्रा वाले जो 5 है ना, अगर हम उनको हटा दें तो भी प्रोडक्शन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस स्मॉल पीस ऑफ लैंड से प्रोडक्शन तो उतना ही होगा, चाहे कितने भी लोग काम करें। हमें जितने लोगों की नीड है काम करने के लिए उतने ही तो करेंगे, तो ही तो कोई बात है ना। लेकिन जब क्या होता है, ज्यादा लोग उसमें काम कर रहे होते हैं और हमें नीड कम लोगों की है, तो उससे क्या हो जाता है, एक तरीके से जो लेबर वर्क है वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो काम क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ओके, तो इसी सिचुएशन को हमें क्या बोलते हैं? एक तरीके से अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जब किसी प्लेस पे या फिर किसी वर्क में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग दिखने में हमें देखें कि काम करने में लगे हुए हैं, बट उसका प्रोडक्शन हमें कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो उससे उनका कोई पोटेंशियल कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। उनका जो एक तरीके से रियल मैनर में वो काम कर सकते हैं उसका बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ वो दिखने भर के लिए वो लोग क्या है? एम्प्लॉयड है। तो इस तरीके का जो एम्प्लॉयमेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं? एक और नाम है अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो बोलते ही हैं, ठीक है ना, जिसमें हिंदी में बोलते हैं अल्प बेरोजगारी, बट इंग्लिश में इसका एक और भी नाम है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, दोनों ही सेम बात है। ओके, अब आपको आई तो समझ आया होगा। अब देखो, हमने लक्ष्मी के एग्जाम्पल में बात की कि जमीन के उस छोटे से टुकड़े पे लोग 10 लोग काम कर रहे हैं, तो इससे बेटर क्या है कि जो एक्स्ट्रा 5 लोग उसमें लगे हुए ना, अगर वो किसी और जगह पर जाकर काम करें, ठीक है, तो उससे क्या होगा? फैमिली की इनकम भी बढ़ेगी। वो 5 लोग अलग अलग जगहों पे जाके काम करेंगे तो उनको कुछ तो वेजेस मिलेगा ना, तो वेजेस मिलेगा तो एक तरीके से उनकी फैमिली इनकम बढ़ जाएगी, और वो एक तरीके से कह सकते हो कि रियल मायने में वो काम भी ये होगा कि वो अब कर रहे हैं। बट हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो ऐसा क्या है, बहुत ज़्यादा लोग क्या है इसी तरीके से अंडर अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन के अंदर लाई करते हैं, जिसमें कि हमें लगता तो है कि वो लोग काम करने में लगे हुए या फिर वो कुछ वर्किंग है, बट रियल मायने में उनके पास कोई वर्क नहीं होता। वो एक तरीके से कह सकते हो अनएम्प्लॉयड है, जॉबलेस है। ओके,
यस और ये सिर्फ ऐसा नहीं है एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही देखने को मिलता है, अदर सेक्टर्स में भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम देखें जो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली जो सिचुएशन है वो आपको दूसरे सेक्टर्स में भी देखने को मिलती है। जैसे अर्बन एरियाज में देखें तो आप देखते होंगे कई बार कि ना एक वो होते हैं एक तरीके से लेबर चौक बने होते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेंटर्स वगैरह सब ना सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे बैठे होते हैं कि उनको कोई काम मिल जाए सब। तो क्या है कि कई बार तो उनका पूरा दिन चला जाता है बट उनको कोई काम मिलता ही नहीं है। कुछ प्लम्बर्स है, रिपेयर पर्सन्स है, इन सब का क्या एक तरीके से ये अंडर अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन के अंदर ही आते हैं जिनको कभी तो काम मिल जाता है और कभी कुछ भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही अगर हम देखें तो आपका सर्विस सेक्टर में एक और आते हैं, वो कौन है एक तरीके से कार्ट पुलर, जो बोझा उठाते हैं ना एक तरीके से, तो वो भी है। वो पूरा दिन भर मेहनत करते हैं, इतना बोझ उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, बट उनको अगर हम देखें तो इनकम के नाम पे क्या मिलता है, कुछ भी उतना ज़्यादा उनकी जो अर्निंग है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है ना किस तरीके से जो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमें देखने को मिलता है दूसरे सेक्टर्स में भी। ओके, तो ये है अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो अच्छे इनिशिएटिव्स ले और कोशिश करे तो इस तरीके की जो सिचुएशन है उससे हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं और अच्छे से अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी पे अब बात करते हैं कि ऐसा क्या करे हमारी गवर्नमेंट, क्या क्या चीज़ें कर सकती है जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे करेंगे, तो कुछ तरीके हैं जिससे कि ऐसा पॉसिबल है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी सेक्टर की, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी में बात करेंगे कि किस तरीके से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम देखें, हमने लक्ष्मी वाली स्टोरी की बात की थी जिसके पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है और जिसके लिए वो क्या एक तरीके से इरीगेशन के लिए किस पे डिपेंड है, सबसे पहले मॉनसून, दैट मीन्स रेन पर। तो ना उसके पास कोई अपना खुद का एक तरीके से कह सकते हो ट्यूबवेल है, ना कुआं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, और वो क्या है अपना उस तरीके से कर भी नहीं सकते, बस वो बारिश का इंतजार करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे साल में एक ही क्रॉप मुश्किल से उगा पाती है। लेकिन अगर उसके पास अच्छी इरिगेशनल फैसिलिटी होती और पैसे होते जो कि गवर्नमेंट उनके लिए कर सकती है, उनको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक तरीके से क्रेडिट उनको मिल सकता है, लोन मिल सकता है, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए सीड्स खरीद सकते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं, पंप सेट खरीद सकते हैं। ओके, तो उससे क्या होगा, उनको बेनिफिट होगा और वो क्या कर सकते हैं, एक साल में वन क्रॉप या फिर उससे भी ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, न्यू डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकती है, कैनाल्स बनवा सकती है, जिससे कि उनको इरिगेशन में हेल्प मिल जाए और उनका जो इरिगेशनल इशू है वो भी सॉल्व हो सकता है ना। तो उनका जो स्मॉल पीस ऑफ लैंड है उससे वो एक तरीके से क्या है, इन सारी चीज़ों का यूज़ कर ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकती है। ठीक है, और जो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो सिचुएशन है उससे ओवरकम अपने आप को कर सकती है। अब इसके अलावा क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं है ना गवर्नमेंट इरिगेशन फैसिलिटी करवा दे या फिर क्रेडिट दिलवा दे, लोन लेने में हेल्प मिल जाए तो उससे काम चल जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि गांव साइड में क्या सड़कों के इतने बुरे हाल है, वैसे तो खैर शहरों में भी यही हाल है, बट गांव में सड़कें क्या नाम है कह सकती हूँ कि होती ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या करे, रोड्स बनवा दे, जिससे कि रोड बनाने के ही काम में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। डैम्स कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें लोगों को जॉब मिल सकती है बनाने में। ठीक है ना, वहाँ पे क्या कर सकती है, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी करवा दे, जिससे कि क्या नाम है जो गाँव का जो एरिया है वहाँ से लोग क्या है अपने जो भी वो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ले जाकर शहरों तक बेच सके, है ना। और अच्छे रेट्स की एक होप रखते हुए वो क्या कर सके, उनके लिए स्टोरेज हाउस बनवा दे, जिससे कि जब उनको लगे कि उनकी क्रॉप्स के उनको अच्छे रेट मिल रहे हैं तब वो अपनी क्रॉप्स को सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो सकता है, फार्मर्स को भी। समझ में आई बात। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जो रूरल एरियाज है वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयमेंट क्या है दोबारा मतलब एक तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर में सबसे बड़ी चीज़ तो हम क्या कर सकते हैं, जो सेमी रूरल एरियाज है ना वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसमें कि लोगों को गांव में रहकर ही जॉब मिल सके, उनको शहरों की तरफ ना भागना पड़े अपने गाँव को छोड़कर। ठीक है ना, और जो शहरों में जो एक ओवर पॉपुलेशन होती जा रही है उस चीज़ को भी हम ओवरकम कर पाएंगे। क्लियर। तो शहरों में क्या कर दिए जाए, और खुद एक तरीके से क्या है जो सेमी रूरल एरियाज है वहाँ पर नई नई इंडस्ट्रीज शुरू की जाए जहाँ पे लोगों को काम मिल सके। गवर्नमेंट क्या करे, कोल्ड स्टोरेज का अरेंजमेंट करे, जिससे कि जो पोटैटोज हैं, अनियंस हैं, इनको क्या कर सके जो फार्मर्स हैं वो स्टोर करके रख सके और जब उनको लगे तब वो उसको सेल कर पाए। ठीक है,
इसके अलावा एक और चीज़ कर सकती है, अब आपने देखा होगा अधिकतर जो रूरल एरियाज है वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह सब होते हैं, तो वहाँ पे हनी कलेक्शन सेंटर्स बनवा सकते हैं फॉरेस्ट एरिया के पास, जहाँ से क्या है एक तरीके से जो शहद इकट्ठा करने में भी लोगों को जॉब्स वगैरह या फिर क्या नाम है एक रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा जो प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर जो एक तरीके से जो आपकी पल्सेस वगैरह कल्टीवेट की जाती है ना, तो वहाँ पर क्या कर सकते हो, आपकी जो दाल की जो मिल वगैरह होती है जहाँ पे दाल बनाई जाती है, प्रोसेस की जाती है, उनकी यूनिट्स एस्टैब्लिश की जा सकती है, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो ऐसे और बहुत तरीके हैं। अब बात करते हैं टर्जरी सेक्टर। टर्जरी सेक्टर को जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि चांसेस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की। कैसे, अगर हम सिस्टमैटिक मैनर में काम करें तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एजुकेशन सेक्टर में ही बहुत सारा क्या है एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है, जिसमें कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स खोल दिए जाए ना, तो क्या हो सकता है, स्कूल में ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत होगी, अदर स्टाफ की ज़रूरत होगी, वर्किंग मतलब एक तरीके से जो अदर क्लैरिकल स्टाफ होता है, तो उसमें लोगों को जॉब मिल सकती है। और जो नीति आयोग है जिसको कि प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं, इसकी वीडियो भी मैंने आपके लिए अपने चैनल पे डाली है अभी कुछ टाइम पहले, एक शॉर्ट वीडियो बनाकर, आप उसमें देख सकते हैं। वैसे मैंने उसका लॉन्ग भी डाला है और शॉर्ट दोनों में है वो, तो आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जो नीति आयोग है जिसका कि पहले नाम प्लानिंग कमीशन था, उसने अपनी एक रिपोर्ट और एक सर्वे किया था जिसमें उसने बताया कि अगर एजुकेशन सेक्टर में काम किया जाए और नए स्कूल्स वगैरह खोले जाए ना, तो अब स्कूल्स के अलावा कॉलेज भी तो होते हैं ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज है, तो ये सारी चीज़ें भी अगर खोली जाएं तो इसी सेक्टर में ही 20 लाख लोगों को जॉब्स मिल सकती है। तो आप खुद इमेजिन करके देखिए, 20 लाख को तो मिल सकती है ना। इसके अलावा हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे सभी के लिए, तो हेल्थ सेक्टर में अगर एक देखें तो नए नए हॉस्पिटल्स अगर खोल दिए जाएं, नर्सिंग होम खोल दिए जाएं, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक जैसे कि एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये सारी डिस्पेंसरी है, ये सब अगर खोल दिए जाए तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स की, नर्सिंग की, हेल्थ वर्कर्स की, आशा वर्कर्स की, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको जॉब मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर में भी क्या है, काफ़ी हद तक लोगों को रोजगार मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, टूरिज्म। टूरिज्म आज के टाइम पे घूमना किसको नहीं है, सबको घूमना पसंद है ना। तो आज के टाइम आप देखते होंगे हर कोई क्या है एक रिलैक्सेशन के लिए क्या है अपने प्लेस को छोड़कर, मतलब जहां वो रहता है उसके अलावा क्या है अदर प्लेसेस पे घूमना पसंद करता है। एक तरीके से कह सकते हो कि अलग अलग प्लेसेस को एक तरीके से क्या नाम है जाता है, जानता है, समझता है कल्चर को, सारी चीज़ों को। इसके अलावा क्राफ्ट इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की जा सकती है, नई सर्विसेज लाइक आईटी जो है आपका, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इन सब में क्या नाम है एक तरीके से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन किया जा सकता है हमारे इंडिया में। ओके, तो आप भी कोशिश कीजिए कुछ ऐसे ही सॉल्यूशन बताने की जिसमें कि आप बता पाएं कि और कौन से तरीके हैं जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स में मिल सकता है या फिर क्रिएट किया जा सकता है। ओके, सो आगे अपना टॉपिक देखते हैं हम। यस, तो हम बात कर रहे थे ना कि किस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट किया जा सकता है। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि हमें हर चीज़ में आई थिंक गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सिर्फ यही ना सोचे कि हमें जॉब लेनी है, हमें खुद को एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर ये कह सकते हो कि अपना खुद का भी कुछ एक चीज़ें या फिर वर्क शुरू करना चाहिए, जिससे कि क्या है एक तरीके से हम जॉब सीकर ना बनकर क्रिएटर बन सके। ठीक है ना, कि हम भी वो बने जिससे कि हम भी क्या है कुछ लोगों को जॉब दे पाए। ओके, ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया जो टूरिज्म सेक्टर है वो एक तरीके से बहुत बूस्टिंग सेक्टर है, जिसमें क्या एक तरीके से काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो अगर हम देखें तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग और सपोर्ट की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से। तो प्लानिंग कमीशन जिसको हम नीति आयोग बोलते हैं, उसकी एक रिपोर्ट बताती है कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफ़ी इम्प्रूव पहले से हुआ है। ठीक है ना, तो ये कह सकते हो कि हमें एक क्विक मेजर्स की ज़रूरत है, मतलब बहुत जल्दी हमें चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, हमें हल्के में इसको डालने की एक तरीके से कह सकते हो कोई नीड नहीं है। तो ऐसा ही एक बहुत बड़ा एग्जांपल है राइट टू वर्क, जो एक इनिशिएटिव लिया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लेकर कुछ लॉज बनाए थे जिसमें क्या है लोगों को रोजगार देने की कोशिश की गई थी। ये सबसे पहले 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया के शुरू किया गया था राइट टू वर्क, जिसको कि हम एक और नाम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, दैट मीन्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा 2005 के नाम से। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया था कि जो रूरल एरियाज है वहां पे लोगों को साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ओके, 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा जिसमें कि क्या है लोग क्या है काम करेंगे। बट
अगर ऐसा नहीं होता, जो गवर्नमेंट है वो अपना ये एक तरीके से जो प्रॉमिस है वो फुलफिल करने में अगर कह सकते हो ना विफल हो जाती है या फेल हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या देगी, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी देगी। ठीक है ना, ये कह सकते हो एक तरीके से कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट क्या है उन लोगों को देगी। ठीक है, ओके। अगर इसके अलावा देखें तो ये जो एक्ट है ना, इसके थ्रू क्या है, कोशिश की गई कि जो लोग हैं उनको काम दिया जा सके, जिससे कि वो जो फ्यूचर में है, जो उनकी जो लैंड है उससे जो वो प्रोडक्शन अपना बढ़ा सके, या फिर जिनके पास भी जो सारी चीज़ें हैं उसको वो इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इससे आगे की जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट्स।